नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। कल नेटो की तरफ से ये कहा गया कि रूस मानने के लिए तैयार नहीं है और रूस अगर ऐसे ही युद्ध को जारी रखता है यूक्रेन के खिलाफ तो हमको सख्त कदम उठाने होंगे। और भारत और चीन के साथ ब्राज़ील को ये चेतावनी दे दी गई कि आप रूस से अगर बिजनेस जारी रखते हैं तो 100% टैरिफ के लिए आपको तैयार रहना होगा, यानी कि आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। दरअसल इसे सेकेंडरी टैरिफ कहा जाता है, यानी कि वो टैरिफ जो कि सीधे उस मुल्क पर नहीं लगाया जाता जिस पर लगाम लगाई जा रही है, बल्कि उन मुल्कों पर लगाया जाता है जो उसको सहयोग कर रहे हैं या उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, ताकि उस आर्थिक गलियारे को तोड़ा जा सके, जिससे वो देश जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और युद्ध लड़ने में सक्षम हो रहा है। नेटो ने यही करने की कोशिश की है, लेकिन हम ये आज सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस भी यही चाहता था? क्योंकि ये ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर नेटो लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, वो हैं ब्रिक्स का हिस्सा। तो क्या ब्रिक्स बनाम नेटो होने जा रहा है? क्यों पुतिन चाहते थे, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। सबसे पहले तो नेटो ने सर फैसला क्यों लिया? देखिए पुनीत, पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस पूरी जो भी सिचुएशन है, चाहे यूक्रेन रशिया की हो या फिर ईरान इजराइल की हो या फिर इंडिया की तरफ बार बार इंडिया को कहा जाता है कि भाई आप युद्ध रुकवाए यूक्रेन में, इसके पीछे गेम क्या है? इसके पीछे गेम ये है कि नाटो एज ए अलायंस कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन युद्ध में फेल हो गया है। अब मैं फेल क्यों कह रहा हूँ, इतना बड़े लफ्ज़ का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़ाई ख़त्म 3 साल तक अभी जारी है और रशिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि पूरी दुनिया और ख़ासतौर पर यूरोपियन कंट्री और अमेरिका रशिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि वो युद्ध ख़त्म करे। तो जब युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो आपने देखा कि नाटो ने अपनी सारी मिलिट्री एड दे दी और ये भी कहा था कि भाई अगर हमारी तरफ हमला हुआ या हमें थ्रेट महसूस हुई तो हम जवाब करेंगे। नाटो ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पोलैंड के बॉर्डर से जस्ट सटी हुई सीमा के पास, मतलब 100-150 किलोमीटर के अंदर रशियन वेपन है मौजूद उधर। हालांकि उन्होंने भी अपना पेट्रोल सिस्टम लगाने की बात कही है या कुछ लगाए भी हैं कुछ यूनिट्स। तो तमाम इस विरोध के बावजूद नाटो का कोई उतना असर नहीं हुआ। अब आते हैं ब्रिक्स पे। ब्रिक्स को रिवाइव किया रसिया ने, देखते हुए कि यूक्रेन में मैं 3 साल से फंसा हुआ हूँ। चाइना ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उन पर टैरिफ लगा रहे हैं 300%, 200%, और फिर रशिया भी 3-4 साल से सैंक्शन से जूझ रहा है। तो फिर इन दोनों कंट्रीज़ ने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ, जो हम चाहता भी है रूस और चीन, तो उन्होंने ब्रिक्स को रिवाइव किया। और आप देखिए कि जून में नाटो का शिखर सम्मेलन होता है और जुलाई में ब्रिक्स का होता है, यानी कि दोनों का जो फासला है, जो टाइम है, लगभग 15-20 दिन के अंदर में दोनों सम्मेलन होते हैं। तो ये पूरा एक मैसेज देने की कोशिश है पूरी दुनिया को, ख़ासतौर पर अमेरिका और उनके अलाई को, कि दुनिया यूनिपोलर अभी नहीं है, अभी दम है। रूस में दम है, उसने यूक्रेन में दिखाया। चीन में दम है, जिसने कहा कि आप हम पर टैरिफ लगाएंगे तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। और भारत भी कहीं ना कहीं अपने हितों को देखता है, और यही वजह है कि जो नाटो के चीफ हैं उन्होंने भारत को धमकी दी, क्योंकि भारत अमेरिका से भी जहाँ लगता है कि भाई हम अमेरिका से बात कर सकते हैं, कुछ बात मान सकते हैं, मान लेते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका की सारी बातों में हम टिक मार्क करके आते हैं। तो ये तमाम तरह की पूरी जियोपॉलिटिक्स चल रही है इस समय। मल्टीपोलर एक ऐसा वर्ल्ड बनाने की कोशिश है यूक्रेन युद्ध के जरिए, कि अभी अमेरिका या उसके जो सहयोगी हैं उनके लिए उतना आसान काम नहीं है कि वो दुनिया को अपनी शर्तों पे नचा सके। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन से युद्ध विराम के मामले को लेकर नेटो भी भारत और चीन की तरफ देख रहा है। भले ही वो दूसरे तरीके से देख रहा है, लेकिन
पुतिन भी ये कह चुके हैं कि चाइना, ब्राज़ील या इंडिया चाहे तो मध्यस्थता के लिए तैयार होते हैं, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए उसकी वजह क्या है, उसकी वजह एक तो ये है कि एक जो ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया रूस से, रूस जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है उसको फाइनेंस कहाँ से होगी? वो फाइनेंस होगी ऑयल से, यानी कि तेल बेच के जो पैसा आएगा उससे। क्योंकि युद्ध का खर्चा आप देखिए पुनीत, हमने तो तीन दिन ही लड़ाई लड़ी तो उसमें भी खर्चा हुआ। 3 साल से वो मुल्क लड़ाई लड़ रहा है अपने दम पे, तो उसको सर्वाइवल कैसे होगा, उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो वो तेल से चलेगी। तो तेल कौन खरीद रहा है सबसे ज़्यादा? इंडिया खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है। तो इंडिया पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाने की कोशिश होती है नाटो की या अमेरिका की कि वो तेल ना खरीदे। तेल नहीं खरीदेगा तो रूस के पैसे, कैश फ्लो कम होगा। कैश फ्लो कम होगा तो रूस फिर सोचना शुरू करेगा, दबाव में आएगा कि भाई चलो मैं लड़ाई छोड़ने के बाद संघर्ष विराम की तरफ मैं बातचीत में जाऊं। तो इसलिए वो इंडिया पे प्रेशर करते हैं। अच्छा, वहाँ के लेकिन रूस के उप विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान आया कि अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो सोचते रहिए, हम दूसरे विकल्प तलाश कर लेंगे। मतलब कि कुछ तैयारी है क्या रूस की पहले से? किस बारे में? नाटो की तरफ से नेटो ने जो वार्निंग दी, तो फिर रूस की तरफ से उप विदेश मंत्री जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आप भले ही करते रहिए, हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। नहीं, दूसरे रास्ते देखिए, इस पूरी लड़ाई में जो भी ये लड़ाई चल रही है यूक्रेन वाली, मुझे लगता है कि रूस अभी इसको 1 साल और खींच सकता है मौजूदा परिस्थितियों में। जो सबसे बड़ी मुश्किल है, जो हमने डिस्कस भी किया पुराने वीडियोस में, कि यूक्रेन का जो आसमान है, जो स्काई है, वो अभी वनरेबल नहीं है उतनी, क्योंकि कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम जो यूरोप का और अमेरिका का उसके पास है, वो कहीं ना कहीं रशिया को डेटर करता है कि भाई वो पूरी मोनोपोली कर ले उसके स्काई पे, या नो फ्लाई जोन घोषित कर दे रूस। ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन बावजूद इसके राजधानी कीव में जितने भी टारगेट हैं, रशिया वहाँ भी टारगेट कर लेता है। सूमी, बाकी शहरों में जितने भी उसके शहर हैं वहाँ भी निशाना बना लेता है। तो अभी रूस को ये सोचना नाटो की तरफ से कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। रूस अभी भी इस युद्ध को 1 साल कम से कम खींच सकता है। साथ ही इन धमकियों की जहाँ तक बात है, तो इन धमकी तो आती रहती है, मुझे नहीं लगता कि रूस पर इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि रूस की तरफ से भी कई बार धमकी दी जा चुकी है कि मैं सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ सकते, जो मिसाइल है उनका, जो इस नाम मैं भूल रहा हूँ उस मिसाइल का, जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो। प्लस रशिया ने ये भी कहा है कि आप अगर हमें ज़्यादा तंग करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है। और रशिया की अगर स्ट्रेटजिक डेप्थ की बात करें तो वो कंट्री अपने आप में एक कॉन्टिनेंट के बराबर है। कई टाइम जोन वहाँ चलते हैं, कई टाइम जोन भी चलते हैं। पूरा आधा यूरोप तो थोड़े से हिस्से में ख़त्म हो जाएगा रूस के। तो रूस पर उस तरह से दबाव बनाना मुश्किल है। रूस पर जो दबाव बन सकता है वो चाइना के ज़रिए बन सकता है, वो इंडिया के ज़रिए बन सकता है। ये 2 बड़े कंट्री हैं जो अगर चाहें तो इस युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ था और पुतिन ने उस फोरम में ये कहा भी था कि वेस्ट का दौर गया और अब ईस्ट की तरफ देखा जाना चाहिए। भारत भी कहता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी की भारत भी बात करता है। तो क्या परिस्थितियां ये बन रही हैं, क्योंकि पुतिन भी तो यही चाहते थे और नेटो भी शायद यही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये केवल रूस के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश नहीं है, बल्कि ट्रंप जो चाहते थे कि ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन की जो कोशिश कर रहा है उसको कहीं ना कहीं थामा जाए, लगाम लगाई जाए। इसीलिए भी नेटो ने भारत, रूस, चाइना और ब्राज़ील ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो पुतिन भी तो यही चाहते थे कि नेटो बनाम ब्रिक्स हो जाए। ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखिए ब्रिक्स में अगर जो 6 से 7 जुलाई के बीच में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, उसमें टोटल 11 फुल मेंबर्स थे, जिसमें इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, इंडोनेशिया है, यूएई है। अगर हम इन सारे कंट्रीज़ को मिला दें तो पूरी दुनिया का 40% जीडीपी इन कंट्रीज़ के पास है। ठीक है, इथियोपिया अफ्रीकन कंट्री है, इजिप्ट मिडिल ईस्ट का कंट्री है, ईरान मिडिल ईस्ट में आता है, इंडिया और पाकिस्तान के पास में है,
इंडोनेशिया साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में कह लीजिए। यूएई एक ग्लोबल, आप जानते हैं कि जिस तरीके से यूएई एक ग्लोबल कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कैपिटल या कुछ भी कहें, मतलब एक कंट्री बेसिकली। दुबई, अबू धाबी, बड़े शहर, शानदार, सिंगापुर जैसे शहर बन के उभरे हैं। तो ये कंट्रीज़ को ब्रिक्स को विस्तार किया गया है, यानी कि पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना से ये कंट्री वहाँ तक लेके गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 40% जीडीपी इन्हीं कंट्रीज़ के पास। अब हम करेंगे कि डॉलर को लेके, मतलब डॉलर की क्या वैल्यू, डॉलर में जो एक्सचेंज होता है उसको लेके क्या काम हो रहा है, क्योंकि ट्रम्प का मेन प्रॉब्लम ब्रिक्स को लेके यही है। अच्छा, एक चीज़ और, डी डॉलराइजेशन की चिंता ट्रम्प को बार बार सता रही है। एक जिक्र और आया था, इससे पहले ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें ये चर्चा हुई थी कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी एक तैयार हो सकती है, और ट्रम्प इसको लेकर पसुपेश में आ गए थे। उनको चिंता ये है कि डॉलर का मार्केट गिर जाए। देखिए, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि पूरी दुनिया में जो डॉलर की डोमिनेंस है ट्रेड में, उसको कम कैसे करें। और इस डोमिनेंस को कम करने के लिए एक स्विफ्ट सिस्टम जो था, उसमें पूरी दुनिया में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें ये कहा था कि ब्रिक्स कंट्री, कम से कम ब्रिक्स कंट्री जो हैं वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। जैसे कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे इंडिया के रूबल में, और कुछ ट्रांजैक्शन चीन के साथ भी हुए थे, रशिया के उनकी करेंसी में। तो ये सब हुआ था, लेकिन वो ट्रांजैक्शन को स्विफ्ट में, बेसिकली स्विफ्ट का जो होता है सिस्टम, उसको मान्यता मिलनी होती है, एक अलग अथॉरिटी होती है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं फिर डॉलर को लेके फिर वही अमेरिका ने अड़ंगा फंसाया, तो उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस थे उतने स्मूथ नहीं हो पाए, या इतने बड़े ट्रांजैक्शन नहीं हो पाए। ईरान के मामले में भी आपने देखा होगा कि जब ईरान से तेल खरीदा गया तो ईरान ने भारतीय रुपए, इंडिया ने इंडियन रुपीज़ में ईरान को पेमेंट किया, और कुछ हद तक किया, लेकिन बाद में फिर उस पैसे को कन्वर्ट करने में ईरान को दिक्कत हुई, तो इसलिए फिर वो डॉलर यूज़ हुआ। सैंक्शन के बाद की बात है, जब सैंक्शन उतने ज़्यादा नहीं थे, एक लिमिट थी कि इतना आप तेल बेच सकते हैं। तो ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो ख़त्म किया जाए, और रूस इसमें सबसे पहले चाहता, क्योंकि देखिए रूस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस युद्ध में, क्योंकि उसका जो ट्रांजैक्शन है रूबल के, वो ब्लॉक किए गए हैं पूरी दुनिया में, कि भाई आप रूबल में ट्रेड नहीं करेंगे। तो उससे उसकी करेंसी का भी डिवैल्यूएशन हुआ था, जिससे उसे काफ़ी नुकसान भी हुआ। हालिया झटका भी लगा डॉलर को। हाँ, तो अब ब्रिक्स को लेके जब भी डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जाता है कि भाई ब्रिक्स को आप कैसे देखते हैं, तो वो हमेशा ये बात कहते हैं, ब्रिक्स इज डेड। तो इट मीन्स वो डेड क्यों कहते हैं? वो डेड का इशू ये है कि जो वो डॉलर का डोमिनेंस है, उनको मालूम है कि ब्रिक्स का एक मेन मोटो है कि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कैप किया जाएगा। और ज़्यादातर जैसे 11 कंट्री है, अगर इन 11 कंट्रीज़ में, जैसे मैंने बताया कि 40% जीडीपी पूरी दुनिया की इनके पास है, इफ़ दे ट्रेड देमसेल्व्स, अगर ये आपस में ट्रेड करेंगे और वो उनकी लोकल करेंसी में होगा, तो कहीं ना कहीं डॉलर का एज ए करेंसी डोमिनेंस, एज ए वैल्यूएशन कहीं ना कहीं गिरेंगी। तो अमेरिका को सबसे बड़ी चिंता ब्रिक्स को लेके उसका इकोनॉमिक एजेंडा है रादर दैन द मिलिट्री। अच्छा, तो जबकि नाटो जो है, हाँ। नाटो इज़ ए प्योर मिलिट्री अलायंस, है ना। नाटो में अभी जो उनका सम्मेलन हुआ था जून में, तो उसमें नाटो के जो कंट्रीज थे, दे हैव डिसाइडेड दैट 3 से 4% जीडीपी का हमें 5%, ट्रम्प तो चाह रहे थे 5% हो जाए, 5% हो, पर मोर और लेस 3.5, 4.5, 4% समथिंग वो सिक्योरिटी पे, वो उन्होंने अपने डिफेंस पे खर्च करने का फैसला किया। ये एक बड़ा शिफ्ट है। तो नाटो का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, इट वाज ए मिलिट्री। ब्रिक्स का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो अमेरिका को लगता है कि रशिया, चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील, ये 4 पूरी दुनिया के बड़े कंट्री है जिनकी इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमी में आती है। इफ़ दे डिसाइडेड टू ट्रेड अपनी करेंसी में, और आपस में इनका जो व्यापार है वो बढ़ता चला गया, तो उससे अमेरिका का जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं उसको झटका लगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं शॉर्ट में जानना चाह रहा हूँ कि ब्रिक्स का विस्तार भी तेज़ी से हो रहा है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि 11 कंट्रीज़ थे, और अब जो सम्मेलन हुआ उसमें ये भी कहा गया कि 2026 तक हम एक फ्यूचर लीडरशिप देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ विस्तार हो सकता है। तो ये
इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे भी बात हुई कि कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किया जाए कि जो ग्लोबल साउथ है, बेसिकली जो ब्रिक्स के कंट्री है उनको ग्लोबल साउथ बोला जाता है, तो ग्लोबल साउथ के अपने इंस्टीट्यूशंस हों। तो अपने इंस्टीट्यूशन से मतलब क्या है कि जैसे आईएमएफ है ना, आईएमएफ से लोन मिलता है या आईएमएफ फंड करता है, तो बजाय आईएमएफ जाने के कोई भी कंट्री या किसी और डेवलप वर्ल्ड बैंक जाने मतलब के, एक फंड तैयार किया जाए, उसकी इमारत हो, वहाँ पर बैठके हों तो वहाँ पर जाएं और वो वहाँ तमाम पर चीज़ें मतलब बेसिकली हाँ यूएन टाइप अगर मान लिया जाए। हाँ हाँ। तो उस इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फ्रेमवर्क पे काम किया जाएगा। उसमें कुछ इकोनॉमिक बैंक्स भी हो सकते हैं, उसमें कुछ और स्ट्रेटजिक कॉरपोरेशंस भी हो सकते हैं। भाई ब्रिक्स के सारे कंट्री तो उतने विकसित नहीं है, जैसे इथोपिया है, या 2-3 और कंट्रीज़ को शामिल किया जाए अफ्रीका के, तो दे नीड मोर फंड। भाई उन्हें ब्रिक्स में क्यों लाया जाएगा? तो जब उनको ब्रिक्स में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको फंड भी चाहिए होंगे ब्रिक्स से। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन भी डेवलप करने की बात की जा रही है। तो आने वाले समय में ये मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप कितना ही विरोध करें, बट ब्रिक्स 2026 में आप देखेंगे ब्रिक्स का सम्मेलन फिर से होगा और रूस और चाइना एक बड़ी भूमिका निभाएंगे इसके विस्तार में, इंडिया भी निभाएगा। ठीक है, तो आपने समझा नेटो बनाम ब्रिक्स दोनों में अंतर क्या है, कैसे ब्रिक्स जो है अपने आप को मजबूत कर रहा है और एक प्रकार से इकोनॉमिक तौर पर तो एक चुनौती बनकर खड़ा हो ही गया है। नेटो की तरफ से चाइना और इंडिया को जो कहा गया है, उसके बाद क्या चाइना और इंडिया की तरफ से मूव होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन क्या नेटो के दबाव में आ जाएंगे या फिर रशिया को सपोर्ट ऐसे ही जारी रहेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ग्लोबल अड्डा में इतना ही। नमस्कार।